श्रीनगर का ये इलाका अब पढ़े लिखों के लिए डाउनटाउन कहलाता है। उनींदी अलसाई सी ये बस्ती आज भी लगभग ऐसी है। बंद अंधी तंग गलियां, दोनों किनारों पर आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े मकान। यहां के वासी परिंदों की तरह सुबह निकल पड़ते हैं और रात को थकान मिटाने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। ये तब भी था, ये आज भी है, लेकिन ये बाहर की जिंदगी से कटे हुए नहीं हैं। न तब थे न अब हैं। ये रहना भी चाहें तब भी रह नहीं सकते, क्योंकि बाहर की दुनिया को हर क्रांति के लिए इनकी जरूरत रहती है। वो हरित क्रांति हो या सफेद इनकलाब या फिर स्वतंत्रता की लड़ाई, इनके बिना संभव नहीं। इन बस्तियों के वासी ही इतिहास रचा करते हैं और खुद हमेशा ही हाशिए पर रह जाते हैं, बेनामो निशान। कच्ची खुरदुरी दीवारों के बीच पलने वाले ये अनपढ़ आसपास के सामाजिक राजनैतिक हलचल के प्रति कैसे कितने संवेदनशील होते हैं। ड्राइंग रूम में चिंतन करने वाले बुद्धिजीवियों के मन में अक्सर ऐसे सवाल उठते हैं। जब आप जूनी जैसी लड़कियों की सच्चाई से इतने करीब होने की तस्वीरों में अक्सर छुपा रहता है। ये जो अभी दूध की मटकी सर पर लिए इस बोसीदा दरवाजे से निकलकर तंग गलियों की भूल भुलैया में खो गई जून थी। जून गूर ग्वालिन। ऐसे ही होते हैं वे जो इतिहास रचकर खुद हाशियों पर रहकर खो जाते हैं। लगभग 80 साल पहले की बात है। समय की गोद में एक क्रांति पल रही थी। जूनी बछिया दुलार कर दूध दुहने की कला, मटकी छलकाए बिना अंधी सांकरी गलियों से दूध बाजार में लाने का हुनर सीख ही रही थी कि तभी वादी में घन गरज के साथ एक आवाज गूंजी, एक नाद हुआ, एक आह्वान। जूनगूर के निर्मल निश्चल अबोध मानस पटल पर कुछ गहरी रेखाएं खिंच गईं, जो उसकी भावी कर्मभूमि की राहें साबित हुई। ये जूनगूर का पहला इनाम था, पहला पत्थर। दूध बांटने वाली ग्वालिन का इनाम खून। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जम्मू कश्मीर की जनता की समस्याएं और मुश्किलें कुछ अलग थीं। उन्हें अंग्रेजों तथा महाराजा के अतिरिक्त एक तीसरी मुसीबत का भी सामना करना पड़ता था। लाहौर, कराची और रावलपिंडी के कट्टरपंथी मुसलमान नेता, जो आए दिन झेलम वैली रोड के रास्ते आकर यहां के मुसलमानों को भावी पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद करने का मशवरा दिया करते थे। उसी वक्त कश्मीरियों ने उसको दिखा कर दिया जब उसने कहा कि ये एक खुदा है। उन्होंने कहा उसको कहा, आपको मालूम होगा शायद जब ये सवाल आपको मालूम है उसका इस्तेमाल किस तरह से कश्मीरियों ने किया। जो तरीका कश्मीरियों ने उस वक्त जब वो खनबल या आरतना श्रीनगर आए थे, उसको फूलों की हार नहीं बल्कि जूतों की माला पहनाई गई। वहां उसको उसका नजरिया वो कश्मीरियों ने ठुकराया उसी वक्त।
प्रगतिशील कश्मीरी मुसलमानों द्वारा मोहम्मद अली जिन्नाह के नफरत और संकीर्ण कट्टरपंथी दो कौमी सिद्धांत को ठुकराकर लोकतांत्रिक भारत के साथ जुड़ने के फैसले ने लाहौर और पिंडी के नेताओं को बौखला दिया था, जो बौखलाहट आज भी कायम है। ये हमारे नए नए जन्मे पड़ोसी पाकिस्तान का कश्मीर पर पहला हमला था। सर्दियां थीं, कश्मीर में बर्फ गिर रही थी। कबायलियों ने हमें पकड़कर लाइन बनाने को कहा। पास के गांव से भी लोगों को बुलवाया। हमें लाइन में खड़ा देख गांव वाले घबरा गए। हमारी एक 15 दिन की दुल्हन के पति को उसी वक्त मार दिया। मेरे ससुर जी के भाइयों का नाम था कंठजू मल्ला और माधव मल्ला, और मेरे पति का नाम था लस्सा। छोटी उम्र का था, उसे भी मार दिया। हमारी शादी को थोड़ा ही समय हुआ था। मैं भी छोटी ही थी, 16-17 साल की। वो अपने साथ अटैची, बोरियां वगैरह लेके आए थे, और सोना, कपड़े, अच्छा अच्छा सामान उन्हीं में भर के ले गए। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा छा गया। चारों ओर लूट मार करके सर्वसंहार कर गए। घायल पानी के लिए तड़प रहे थे। उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया। बिना पानी पिए उन बेचारों की जान निकल गई, वहीं बर्फ पर। जून गूर के लिए ये ऐसी चुनौती थी जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कल तक मुस्लिम भाई मुसलमान भाई की माला जपने वाला, इस्लामी बिरादरी की दुहाई देने वाला, इन्हीं भाइयों का खून बहाएगा। यहाँ 47 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने कबायलों को भेजा। कबायलों को भेजने के बाद उन्हें माइनॉरिटीज़ को हिरासमेंट करना चाहिए, मारना शुरू कर दिया। उस वक़्त बहुत से लीडर निकले, बहुत से बड़े लोग निकले जिन्होंने कबायलों का मुकाबला किया और रियासत जम्मू कश्मीर में खून खराबा होने से बचा। उन दिनों उनमें से एक जून थी, जून गूर जिसको कहते थे, श्रीनगर के डाउनटाउन से पैदा हुई है। वहाँ उसने बहुत ज़बरदस्त रोल किया। उसने उन दिनों पंडितों के मकानों के बाहर धरना दिया। ये वो दिन है जब रियासत के लोग पाकिस्तान के इस कबायली हमले के खिलाफ बाहर आए और कहने लगे, हमला आवर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार। इसी दौरान फौज भी आया और कबायलों को आहिस्ता आहिस्ता बाहर कर दिया गया। लेकिन उन दिनों जो लोग थे उसमें हर तबके के लोग थे जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद पे विश्वास रखते थे, जिनमें ये जून भी थी। जून गूर जैसे बहुत से लोग थे जिन्होंने एक रोल किया। उसमें पंडित थे, मुसलमान थे, सिख थे। लेकिन ये जून के बारे में कहा जाता है उसने मादर मेहरबान शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पीछे उनके नक्शे कदम पर चलकर इस रिवायत को जिंदा रखा कि इस रियासत में हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद एक है, और उसको जिंदा रखने के लिए कोशिश की। जूनी को इस तरह के कामों के लिए कोई नियुक्त नहीं करता था, ना ही कहीं से कोई आदेश आता था। वो स्वयं ही अपने लिए काम चुनती और अपने ढंग से ही पूरा भी करती। जूनी को शुरू शुरू में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। शायद जूनी ने इसकी कभी आशा भी नहीं की, इसीलिए कभी उसने इसका अपवाद भी नहीं किया।
जून गूर ठीक से इन नजरों के भाव को जानती थी। लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, कैसा सोचते हैं, इसका ठीक से अंदाजा था उसे, लेकिन उसने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसी बातों के लिए उसके पास समय ही नहीं था। एक लक्ष्य था, स्वतंत्रता, और एक कर्मयोगी की तरह वो इसके लिए जूझती रही, संघर्ष करती रही। जून गूर की संघर्ष के प्रति निष्ठा और कुर्बानी का जज्बा देखकर सभी उसका आदर करने लगे। जलसे जुलूसों में उसकी मौजूदगी को महसूस किया जाने लगा। लेकिन इसी के साथ धीरे धीरे उसकी अपनी निजी जिंदगी, घर परिवार जैसे छूट ही गया। गायों की देखभाल ठीक से न हुई तो उनकी संख्या भी कम हो गई और दूध की मात्रा भी। घर में सब कुछ सिमटने लगा। सपने जाने कहां छूट गए। बस एक लक्ष्य रहा, स्वतंत्रता की प्राप्ति। हर दिन जगह जगह जाकर जलसे जुलूसों में अपनी विशेष भूमिका निभाते निभाते जूनी की अपनी जिंदगी कैसे तिल तिल उसे तोड़ रही थी, इसका खुलासा पंडित जानकी नाथ करते हैं। उन दिनों जानकी नाथ का दलाल मोहल्ला में एक दवाखाना था। मेरी दुकान पर अक्सर बहुत भीड़ वगैरह होते थे और जुल्म ज़्यादा होती थी, दिन भर हो मगर इसी दिन में बहुत वहाँ पर लाठीचार्ज वगैरह, जल से जुलूस वगैरह हो जाती थी और जुलगुर भी उसमें आगे आगे चलती थी। लीडर करके वो हमारी लीडर उस वक्त बन गई थी, वो लीडर करते थे। हम लोग ऐसे ऐसे काम करते थे और मैं भी अपनी मेडिकल की काम उनके साथ निभाता था और वो बड़ी खुश होती थी मुझ पर। पंडित जानकी नाथ अपने व्यवसाय में कुशल थे। आसपास के लोगों को उन पर काफी विश्वास था, शायद इसलिए भी कि उस जमाने में डॉक्टर ऐसी जगहों पर मिला भी नहीं करते थे, और कुछ इसलिए भी कि पंडित जानकी नाथ की दुकानदारी में समय के आंदोलन की भूबास भी शामिल थी। मेरी जो शॉप क्लिनिक थी वहाँ पर जो जुलगुर आती थी, बहुत देर तक मेरे साथ बातचीत करती रहती थी। मगर एक दफ़ा उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलते रहो, मैं आपको अच्छी तरह से सियासत अपनी सिखाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसी फुर्सत नहीं थी कि मैं उसके साथ चलता, लेकिन मैं खुश होता था जिस वक्त वो मेरी दुकान पर आती। वो एक ही दफ़े नहीं आती थी, बल्कि घड़ी घड़ी वो मेरे पास आया जाया करती थी और वो ऐसी ऐसी बातें मुझे कहती थी इस संघर्ष के बारे में जो कि वो करती आई, वो जो करती थी। मैं उससे बहुत खुश होता था। मगर उसके बाद उन्होंने मुझे जो कुछ सिखाया वो सिखाई एक बात कि लोगों की सेवा इस वक्त करो, इस वक्त लोगों की ज़रूरत है और आप लोग भी उसमें कामयाब हो जाओगे। जूनी का निस्वार्थ बलिदान धीरे धीरे उसके अस्तित्व को कुछ इस तरह की आभा दे गया कि समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोग
प्रभावित होकर इस संघर्ष का हिस्सा बन गए। अपनी धरती को परायों से मुक्त करने की भावना हर एक के मन में अपने चरम पर पहुंची थी और हर एक इसे अपने अपने अंदाज में अभिव्यक्त कर रहा था। शायद इसी जज्बे ने वादी के कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया और एक संस्था का जन्म हुआ, कल्चरल फ्रंट। 1947 के बाद जब इमीडिएटली पाकिस्तान से कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया, तो उस वक्त वहाँ के लोग आरास्ता हो गए। They started organizing themselves, and in order to maintain the peace of the valley, वहाँ की लीडरशिप ने ये सोचा कि एक कल्चरल मूवमेंट खड़ा की जाए जिससे लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि हमको लड़ना है, क्या करना है। एंड फॉर दैट मैटर उन्होंने एक कल्चरल फ्रंट बनाने का फैसला लिया। तो इट वाज डिसाइडेड दैट द कल्चरल फ्रंट विल बी एस्टैब्लिश्ड और मुझको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। तो इस तरह से हमने वहाँ के उस वक्त के एक मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर जो थे लेट प्रेमनाथ परदेसी, तो वो कस्टम्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई थे। तो उनकी सर्विसेज वहाँ से लेके उनको हमने लाया और परदेसी साहब और मैं एक छोटा सा शुरुआत कल्चरल यूनिट का शुरू कर दिया हमने। तो उसने शुरू में लोग थे, उनको मोरल बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ शुरू में कुछ ऐसी पोइट्री लिखी जो उनको एनकरेज करते थे, जैसे कदम कदम बढ़ेंगे हम, महाज पर लड़ेंगे हम दुश्मनों के साथ, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से पहले जो ये स्लोगन्स थे ये लाल चौक में लगाए गए और लोग डंडे लेकर और नकली बंदूक लेकर, समझ लीजिए उनके पास कुछ नहीं था, तो वो लेके स्ट्रीट्स पर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू किया। इस संस्था ने गांव-गांव में जाकर नाटकों, गीतों तथा लोक कलाओं के माध्यम से नई जागृति का प्रचार किया। लोगों के अंदर उत्साह जगाने और मुकाबला करने का जज्बा पैदा करने के लिए अदीबों ने नए गीत लिखे। कदम कदम बढ़ेंगे हम, महाज पर लड़ेंगे हम लुटेरों और हम दयावरों के साथ, लड़ेंगे जालिमों के साथ और जाबिरों के साथ, वतन फरोश बेवफाओं और जाबिरों के साथ। कदम कदम बढ़ेंगे हम, महाज पर लड़ेंगे, कदम कदम बढ़ेंगे हम, महाज पर लड़ेंगे। एकजुट होकर हौसलों को बुलंद रखना उस समय भावी जीत की पहली निशानी थी। जूनी ने एक नई राह सुझाई थी। उस समय के चित्रकार भी उसके सशक्त व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना न रह सके। जूनी समाज के हर वर्ग को कितना प्रभावित कर गई, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सुप्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय खोसा ने इस समय के संघर्ष से जूझती नारी का विराट चित्र बनाया, तो लोगों को वह जूनी का पर्याय लगा। वो उनके लिए कश्मीर के नव जागरण का प्रतीक बन गई। जूनी को संघर्ष करता देख नारी वर्ग भी पीछे नहीं रहा। रोटी बनाने वाले हाथ अब बंदूक उठाने लगे और
चांद मारी का अभ्यास करने लगे। इस तरह नारी मिलिशिया की स्थापना हुई। मिलिशिया में जो वीमेन्स विंग था, वीमेन्स विंग played a very important role in educating women, in encouraging them to be ready for the defense. और उसमें ये जो जूनी थी, जूनी गूर उसको बोलते थे, उन्होंने she was the most militant leader in this entire group. ये निस्वार्थ लोग चुपके से आकर अपना कर्तव्य निभा गए और दबे पांव इतिहास के हाशियों में छुप गए, जूनी की तरह। जून के बारे में आज तक भी नहीं पता चलता वो कहाँ गई। कुछ कहते हैं वो हज को चली गई, कुछ कहते हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं गई, लेकिन इस किस्म के बहुत से लोग चले आए और चले गए अपना रोल करके अपने इस रियासत में। आज जब पिछले 20 साल से हम जो देख रहे हैं, काश इस किस्म के लोग होते, काश आज शेर कश्मीर शेख हमद अब्दुल्ला जैसी शख्सियत होती, आज मादर मेहरबान जिंदा होती, शायद 3 लाख लोगों को वादी से बाहर नहीं रहना पड़ता। काश ये जून फिर पैदा होती और हमें उसके नक्शे कदम पर चलना होगा। शेर कश्मीर स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के सुपुत्र व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जूनी के बारे में कहते हैं, जून को जून गोरी कहते थे। ये औरत नाखानदा थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर बहादुर थी। उस जमाने में न कोई बुर्का न कोई पर्दा, निकल आई और गली गली और कोचे कोचे में पहुंची और यही कहती रही, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। और हर मोहल्ले में पहुंची ये देखने के लिए कि किसी भाई बहन को तकलीफ न पहुंचे। जबकि आतंकवादी और ये जो ताकतें उस वक्त थी कश्मीर श्रीनगर के बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच गई थी, ये लकड़ी की बंदूक लेकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि हम इससे इनका मुकाबला करेंगे। डर नहीं था। सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह तक घूमती रहती थी हर मोहल्ले में, हर गली में, कि किसी भाई बहन को, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ये महसूस न हो कि उसे खतरा है। ये थी जूनी, जिसको अल्लाह ने इतनी करेज दी थी, इतनी हिम्मत दी थी कि अकेली खड़ी हो गई और लोगों में एक एतबार पैदा किया। वो गली, बोसीदा बंद दरवाजा, अलसाई उनीदी सी तंग बस्ती। बात लगभग 80 साल पहले की है। एक ग्वालिन इस बस्ती से निकलकर इतिहास रच गई और दबे पांव बेआवाज खुद हाशिए पर रहकर समय की गर्द के नीचे दबकर जाने कहां खो गई। स्वतंत्रता पाने के लिए और पाने के बाद इसे बचाने के लिए इतना कुछ कर गुजरने के बाद जब आज के भटके हुए नौजवान सरहद पार के मक्कारों के बहकावे में आकर तबाही का ये तांडव मचाते हैं, दुश्मनों की शह पर इस लूटपाट और तबाही को आजादी की लड़ाई का नाम देते हैं, तो जूनी जैसी रूहें कराह कर पूछती होंगी, कौन सी आजादी, किसकी आजादी? वो जंग जो हमने लड़ी, जान दी, वो क्या थी फिर, किसके लिए थी?